Hi guys, this is Sherlyn and welcome to my channel. Today's case study is about a newlywed couple from Telangana, which is a southern part of India. आज का जो केस है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो newlywed couple from Telangana and newlywed couple from इंदौर, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और जब मैंने ये केस के बारे में स्टडी किया तब मुझे इसकी जो टाइमलाइंस थी, इसके जो डिटेल्स थे, इतने सारी सिमिलैरिटीज़ थी। सो आई वुड लाइक टू गो इन डिटेल विद द सिमिलैरिटीज़ विद यू। जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय हनीमून मर्डर के केस से कैसे मैच कर रही है टाइमलाइन। सोनम और राजा रघुवंशी की इंगेजमेंट 2025 फरवरी में हुई थी और शादी 11 मई को हो गई थी। वैसे ही ऐश्वर्या और तेजस्वर सिमिलर एज, अराउंड 25-26 ईयर्स की एज में लड़की होगी और 28 to 30 के बीच में तेजस्वर था। और इनकी इंगेजमेंट भी अराउंड फरवरी 2025 में हो जाती है। शादी 18 मई 2025 में हो जाती है। मैं सिमिलैरिटीज़ अभी बता रही हूँ, पूरी केस स्टडी इस सिमिलैरिटीज़ के बाद बताऊँगी। इसमें इंगेजमेंट हो जाती है फरवरी में, शादी हो जाती है मई में। लड़की हमेशा फ़ोन पे बिज़ी रहती है, शादी से पहले, शादी के बाद। जब वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है तब भी वो फ़ोन पे होती है और बहुत ज़्यादा फ़ोन पे होती है। अपने सास से टोके जाने के बाद भी, हस्बैंड से पूछने और टोकने के बाद भी वो ये हमेशा एक्सक्यूज़ देती कि मैं मम्मी से बात कर रही हूँ या मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं अभी आती हूँ। और वो फिर कभी नहीं कहीं पहुँचती है और अपने फ़ोन पे ही रहती है। जैसे सोनम और राजा रघुवंशी के केस में था कि सोनम भी अपने हस्बैंड से कटी कटी रहती थी, उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी, उसको अपने पास नहीं आने देती थी, छूने नहीं देती थी। वैसे ही इस केस में भी था। ऐश्वर्या तेजस्वर को अपने पास नहीं आने देती थी, उससे बात नहीं करती थी और हमेशा फ़ोन पे लगी रहती थी और कटी कटी रहती थी। और इस चीज़ के बारे में तेजस्वर ने अपनी मम्मी से बोला भी था कि ये मुझसे बात नहीं करती है और मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती है, हम एक दूसरे को कैसे समझेंगे। तो उसकी मम्मी ने उसको, जैसे बाकी के मॉम लोग समझाते हैं कि अभी नई नई शादी है, अरेंज मैरिज है, लड़की को थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा और सब सही हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम दो। तो उसने इस बात को अपनी मॉम की सुनी और ये बात आई गई हो गई। सोनम रघुवंशी का भी एलिज बॉयफ्रेंड था, वैसे ही ऐश्वर्या का भी एक बॉयफ्रेंड था और वो उस बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए या उसके साथ रहने के लिए उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया। सोनम रघुवंशी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। यहाँ ऐश्वर्या ने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हायर किए, उनको पैसे दिए अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए। फिर जैसे राजा रघुवंशी की जब बॉडी मिली तो उसकी जब शिनाख्त हुई तो उसके भाई ने, क्योंकि बॉडी इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी और इतने ऊपर से गिरी थी और इतने वक्त के बाद मिली, तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब उसके भाई ने अपने राजा रघुवंशी के बॉडी पे टैटू देखा तो उस टैटू से उसने उसको पहचाना कि ये तो मेरा भाई राजा रघुवंशी है। वैसे ही तेजस्वर के बॉडी पे भी एक टैटू था और उस टैटू में लिखा था अम्मा, जो उनके तेलुगु भाषा में लिखा हुआ था। टुडेज केस स्टडी इज अबाउट तेजस्वर, who is a land surveyor from Telangana and he was murdered near Andhra Pradesh, Kurnool. तो शुरू ऐसे होती है इनकी शादी की। इट्स जैसे इंडिया में या कहीं भी एक अरेंज मैरिज का प्रोसेस होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और जब उनको माँ बाप मिलते हैं, रिश्ता समझ आता है तो बात तय हो जाती है, इंगेजमेंट हो जाती है और फिर कुछ वक्त के बाद शादी हो जाती है। पर यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होने के बाद
जो शादी की डेट थी वो थी 18 मई 2025, लेकिन शादी से 4 दिन पहले ऐश्वर्या जो दुल्हन थी वो गायब हो जाती है, वो अपने घर से भाग जाती है और वो किसी को नहीं मिलती है। माँ बाप बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि उनके सोसाइटी में ये बात बाहर निकले कि शादी से पहले लड़की घर पे मिल नहीं रही है, कहीं लोग अलग अलग बातें ना बनाएं, रिश्ता ना टूट जाए या कोई बात ना हो जाए। तो उन्होंने अपने तरीके से लड़की को आसपास ढूंढने की कोशिश की। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, लेकिन अब लोग पूछने लगे। शादी का माहौल है, घर में मेहमान आ रहे हैं, लोग ऐश्वर्या को पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसके दोस्त लोग पूछ रहे हैं। तो पता चलता है कि ऐश्वर्या घर पे है ही नहीं, ऐश्वर्या मिसिंग है। लेकिन अचानक 16 मई 2025 में शादी से बस 2 दिन पहले वो अपने आप घर वापस आ जाती है। बहुत पूछने पर उसने बताया कि मैंने तेजस्वर से बात कर ली है, उससे सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी शादी को लेकर। और अगर पड़ोसियों ने उससे कुछ सवाल पूछा या बाकी रिश्तेदारों ने कोई सवाल पूछा तो उसने ये कहा कि लड़के वालों ने हम लोगों से जो दहेज मांगा और मेरी माँ इतनी स्टेबल नहीं है कि वो इतना बड़ा एक दहेज दे पाए। तो मैंने सोचा ये रिश्ता ही टूट जाएगा अगर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और शादी से पहले। पर जब शादी से बस कुछ दिन पहले जब मेरी दोबारा तेजस्वर से बात हुई और उसको मैंने अपनी प्रॉब्लम समझाई, तो उसने प्रॉब्लम को सुना और समझा और कहा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। अब सोचिए, इतना अच्छा, इतना समझदार लड़का जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हो। अगर तुम कह रही हो कि तुमने दहेज से रिलेटेड बात की, उसने कहा कि मैं नहीं लूँगा, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। घर वालों ने भी शायद इस रिश्ते के लिए मना किया कि लड़की तो 4-5 दिन से अपने घर पे ही नहीं है, गायब थी, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो तुम छोड़ो इसको, ये रिश्ता छोड़ते हैं और कहीं और देखते हैं। लेकिन लड़के ने रिश्ता नहीं तोड़ा। फिर माँ बाप ने सोचा कार्ड्स भी छप गए हैं, रिश्तेदार भी आ गए हैं, बात हो चुकी है और सबको पता चल गया है, बदनामी होगी। तो जैसे तैसे करके शादी के दिन 18 मई को शादी हो जाती है और धीरे धीरे दोनों घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब उनको लग रहा है रिश्ता तो हो गया है, शादी हो गई है, पुरानी वाली बात आई गई हो गई, और वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर जो रस्में होती हैं वो रस्में हो रही होती हैं। रस्में होने के बाद लड़की विदा होकर अपने हस्बैंड के घर जाती है, ससुराल। अब वहाँ जब जाती है तो हमेशा फ़ोन पर होती है अपने हस्बैंड से, तेजस्वर से वो कभी बात ही नहीं कर रही है, उससे कटी कटी रहती है, दूर रहती है। और जब वो अपनी मम्मी को बताता है कि मेरे साथ तो ये टाइम स्पेंड ही नहीं करती है और मैं इससे कैसे बात करूं, क्या करूं, पता नहीं वो मेरे साथ खुश है भी कि नहीं। तो उसकी मम्मी ने उसको, जैसे बाकी मम्मी लोग समझाती हैं या बाकी लोग बोलते हैं कि अरे नई नई शादी है, अभी चिंता नहीं करो, थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने भी अपनी मॉम की बात सुनी और नॉर्मली अपने काम पे ऑफिस चला जाता था, और जब वापस आता था तो सामने ऐश्वर्या होती थी, फ़ोन पे होती थी एज़ यूजुअल। पर चलो, उसको लगा कि अभी शादी को हमारे 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो नई नई बात है, कोई बात नहीं। तो ये नॉर्मल चल रहा था। उसे लगा, तेजस्वर को, कि सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। पर यहाँ टाइम के साथ कुछ ठीक नहीं होने वाला था, सब पलटने वाला था। क्योंकि शादी, जैसे मैंने आपको बताया, 18 मई को हुई और इसी दौरान सोनम और राजा रघुवंशी के ही न्यूली मर्डर केस को लेकर ये न्यूज़ चल रही थी। तो बहुत लोगों ने और सब ने ही इस मर्डर केस के बारे में सुना हुआ था और ये केस रिलेटेड सुना था। उसी दौरान जब वहाँ पे सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बाकी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ प्लान बना रही थी, उसी टाइम पर ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उस बॉयफ्रेंड का नाम है तिरुमल राव, ये एक बैंक मैनेजर है, उसके साथ ये प्लान कर रहा था।
अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी तिरुमल राव, ये जो बैंक मैनेजर, ये है कौन। ये कुरनूल के बैंक में काम करता है और पहले उसकी मुलाकात ऐश्वर्या की माँ सुजाता उससे होती है। ऐश्वर्या की माँ भी कुरनूल बैंक में ही काम करती है एज अ स्वीपर, वो वहाँ पे स्वीपर थी। और तिरुमल राव शादीशुदा आदमी है और उसकी लेकिन दोस्ती सुजाता से हो जाती है, ऐश्वर्या की माँ से। वहाँ पे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और प्यार आगे नॉर्मली शादी से हटकर फिज़िकल में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ वक्त के बाद या कुछ सालों के बाद जब सुजाता ऑफिस नहीं जा पा रही होती तो उसकी जगह कभी कभी ऐश्वर्या उसकी जगह चली जाती थी बैंक में स्वीपर का काम करने। तो जब वो जाने लगी तो तिरुमल राव की दोस्ती ऐश्वर्या से हो जाती है और उसको भी ऐश्वर्या से और ऐश्वर्या को तिरुमल से प्यार हो जाता है और इनके बीच में भी हर तरीके के संबंध बन चुके होते हैं। अब शायद माँ बेटी को इस वक्त नहीं पता है कि वो दोनों एक ही आदमी से प्यार करती हैं। आगे चल के जब इन्हें पता चलता है तो इनके बीच में समझौता हो जाता है और वो लोग एक दूसरे को मना नहीं करते हैं और अपना रिश्ता इस तिरुमल राव जो बैंक मैनेजर है उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। जब ऐश्वर्या का रिश्ता तेजस्वर से हुआ, ऐश्वर्या बिल्कुल भी तेजस्वर के साथ रहना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी तिरुमल के साथ रहना और इस बैंक मैनेजर के साथ। लेकिन जब ये घर छोड़ के भागी थी और 4 दिन के लिए, तो ये उस वक्त इस बैंक मैनेजर के साथ ही थी और इस बैंक मैनेजर ने कहा तुम अभी वापस जाओ, अपनी शादी करो, शादी के बाद हम लोग इसको रास्ते से हटा देंगे तेजस्वर को, और फिर जब तुम उसकी नई नई विडो होगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पैसा ऑब्वियसली तुम्हारे नाम होगा, जिससे हम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो लड़की वापस इसीलिए आ जाती है। फिर वो तेजस्वर से बात करती है, उससे सॉरी बोलती है और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके बड़ी भोली भाली बन जाती है और शादी हो जाती है। और इसी बीच में 17 मई को 17 मई को उनकी शादी को 1 महीना नहीं हुआ था, शादी को सिर्फ 29 डेज हुए थे 17 तारीख को, क्योंकि 18 मई को शादी हुई थी तो 18 जून को 1 महीना पूरा होगा। पर 17 जून को कुछ लोग आते हैं और कांटेक्ट करते हैं तेजस्वर से और कहते हैं कि आप हमारी एक लैंड है उसको सर्वे कीजिए और हमारा ये कुछ काम है। तो एज़ यूजुअल उसके पास हमेशा इस तरीके से लोग फ़ोन पे या मिलने आते थे और कहते थे कि हमारी कोई लैंड है उसकी आप सर्वे कीजिए। अब व्हाट इज़ लैंड सर्वेयर? लैंड सर्वेयर वो जॉब है जिसमें गवर्नमेंट से ये एम्प्लॉई जाते हैं और आपकी जो लैंड है वो पेपर के हिसाब से वो नापते हैं, मेजर करते हैं कि किसी को कम ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो लीगल वर्क या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। ये जाते हैं, लैंड को अच्छे से मैपिंग करते हैं और बाउंड्री सेट करते हैं और वहाँ पे एक बाउंड्री करने के बाद वो एक पेपर में या डिटेल्स लिख देते हैं कि ये लैंड इतने स्क्वायर फीट की है या इतने बीघा या इतने एकड़ की है। तो वो पूरी मैप आउट कर देते हैं ताकि दूसरों की ज़मीन से वो ज़मीन पे एक बाउंड्री बना दें। इसके पास कुछ लोग आए। अब ये जो कुछ लोग हैं ये 17 जून को आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही जो लोग आते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। तो कोई 3 लोग आते हैं गाड़ी में और इन 3 लोगों को वो बैंक मैनेजर पैसे देकर 2 लाख रुपए करीबन देता है इसको मारने के लिए। पैसे देता है और कहता है कि तुम जाओ और कहो लैंड सर्वे करवाना है, आप प्लीज़ चलिए। तो वो उनके साथ गाड़ी में बैठ के चला जाता है। जिस वक्त वो घर से निकल के उनकी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, ऐश्वर्या उस वक्त घर पे ही होती है और उसको पता होता है कि मेरा हस्बैंड इस वक्त जिस गाड़ी में बैठ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ बैठ रहा है और इसे मेरे बॉयफ्रेंड जो बैंक मैनेजर है उसने ही भेजा है।
वो फ़ोन पे थी, उसे इसके बारे में सब अपडेट था और उसने फिर अपने बॉयफ्रेंड को बताया भी कि हाँ, तेजस्वर उनके साथ गाड़ी में बैठ के चला गया है। सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है कि वो उनके साथ गाड़ी में बैठ के जाता है कुछ दूर और फिर उनके जो गाड़ी का मॉडल, गाड़ी के तरीके और ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि किस टाइम वो लोग आए थे और किस टाइप की गाड़ी थी, कितने लोग थे। अराउंड 200 किलोमीटर्स डिस्टेंस के आसपास एक कनाल है, वहाँ पे ले जाते हैं और तेजस्वर जो लैंड सर्वेयर है वो ड्राइवर के सामने बगल वाली सीट पे बैठता है, आगे सबसे आगे बैठता है। अचानक से ये लोग चाकू निकालते हैं और उसके गर्दन पे चाकू मार देते हैं, स्लिट कर देते हैं और फिर अनगिनत चाकू से उसके स्टमक पे और हर जगह उसको स्टैब करते हैं। एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद वो लोग वीडियो कॉल करते हैं बैंक मैनेजर को और प्रूफ देते हैं कि देखो, हमने तेजस्वर को मार दिया है। और अब उनकी प्रोसेस थी उसको गाड़ने की ताकि लाश ना मिले। पर जब गाड़ने के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ लोग दिखते हैं कि आसपास कुछ लोग हैं जो टहल रहे हैं या घूम रहे हैं या उस एरिया में हैं। तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप करके उसकी लाश को जल्दबाजी में कनाल में फेंक दिया। लेकिन कनाल बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, पानी था पर उतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने वहाँ लाश फेंक दी। अब 17 को जब ये गया, जो एज़ यूजुअल ये हमेशा अपने काम से रिलेटेड लोगों की लैंड को मैप आउट करने जाता था, सर्वे करने जाता था, तो इसके पेरेंट्स को पता था कि कुछ घंटे में ये वापस आ जाएगा डिनर के लिए। लेकिन वो डिनर पे नहीं आया। पूरी रात गुजर गई, पेरेंट्स परेशान होने लगे। पर ऐश्वर्या जो उसकी वाइफ है, उसको पता है कि उसके साथ सब कुछ हो चुका है, उसका मर्डर हो चुका है और वो अब घर कभी नहीं आएगा। पर वो नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे उसको भी नहीं पता, वो भी अपने फैमिली इन लॉज के साथ जैसे नॉर्मल परेशान होते हैं वैसे परेशान हो रही है। नेक्स्ट डे उसकी फैमिली जाते हैं पुलिस स्टेशन, वो लोग रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मिसिंग कंप्लेन, कि मेरा बेटा 17 तारीख को शाम को कुछ लोगों के साथ लैंड के लिए मेजरमेंट करने गया था और वहाँ से अभी तक वापस नहीं आया है और हमें बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज़ मेरे बेटे को सर्च कीजिए। उस वक्त जो पुलिस लोग हैं वो लोग नॉर्मली जो लीड मिली है कि कुछ लोग आए थे वो उसके साथ गए हैं, तो उस रिलेटेड उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की पेरेंट्स लोगों के साथ कि कहीं इसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कहीं इसका किसी से कोई झगड़ा तो नहीं था, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मली धमकी तो आती रहती है लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं चल रही है जिसकी वजह से हमें लगे कि जान का खतरा हो। तो फिर भी पुलिस इस एंगल में अपने डायरेक्शन को उसने छोड़ा नहीं और वो अपना नॉर्मल एंगल देखती रही। इसी दौरान एक पुलिस वाले के दिमाग में आता है कि तेजस्वर की शादी अभी अभी हुई है, रिसेंटली 1 महीना ही हुआ है। जिस दिन वो लोग कंप्लेन लिखाने आए थे उसी दिन 1 महीना हुआ है। तो उसके दिमाग में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस घूम रहा था क्योंकि उसने वो केस देखा था और ये केस नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। तो इस केस से रिलेटेड उसने डिटेल चेक करनी शुरू की, उसके माँ बाप से पूछा कि ऐश्वर्या का नेचर कैसा है, शादी कब हुई, किस हालात में हुई, शादी सही से हुई थी कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी शादी में। तो उन्होंने बताया शादी में दिक्कत आई थी, शादी 4 दिन के लिए लड़की चली गई थी कहीं, अचानक से आ गई और जब आई तो हमेशा फ़ोन पे रहती है और मेरे बेटे से कटी कटी रहती है। बिल्कुल सेम सिमिलैरिटीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वीडियो में कि किस तरीके से सोनम भी करती थी वैसे ही ये कर रही है। तो वो लोग इस चीज़ को पुलिस वाले अंडरस्टैंड करने लगे और उन्होंने ऐश्वर्या का फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाया। जब उन्होंने फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाया तो उन्होंने देखा एक नंबर पे लगातार बहुत सारे फ़ोन जा रहे हैं और ख़ास तौर से शादी के बाद से लेकर तेजस्वर के मिसिंग होने तक तकरीबन 2000 कॉल हो चुकी हैं और बहुत छोटी छोटी कॉल्स भी नहीं, लंबी लंबी घंटों की कॉल्स। तो उनको शक होने लगा कि शादीशुदा नई नवेली दुल्हन इतनी लंबी लंबी बातें फ़ोन पे हर वक्त, सुबह दोपहर शाम रात मिडिल ऑफ द नाइट भी कर रही है, ये कैसे पॉसिबल है। कहीं
इसका उस लड़के के साथ अफेयर तो नहीं है। तो उन्होंने जिस नंबर पे इतने 2000 कॉल्स गए हैं, उस बंदे के बारे में उन्होंने डिटेल्स पुल करी। तब पता चला कि ये कुरनूल के किसी एक बैंक में काम करता है एज अ मैनेजर। फिर जब उस मैनेजर की कुंडली को उन्होंने निकाला और डिटेल्स चेक की, तब पता चलता है कि इसका अफेयर चल रहा है इस ऐश्वर्या के साथ। फिर ऐश्वर्या को जब ये लोग पकड़ के लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो पूरी फैमिली, जितने भी उसके ससुराल वाले हैं, सब दंग हो जाते हैं कि ये मेरे बहू को लेके क्यों जा रहे हैं। जब बहू को लेके जाते हैं और बहू के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे इंटेरोगेशन में जवाब देना शुरू करती है। फिर बताती है कि ये बैंक मैनेजर कौन है और बैंक मैनेजर से उसका क्या रिश्ता है, और बैंक मैनेजर से उसकी माँ का भी क्या रिश्ता है, और किस तरीके से उन्होंने सोचा कि शादी कर लेंगे और शादी के बाद भी हम इस रिश्ते को कायम रखेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे। लेकिन हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी, मुझे टाइम नहीं मिलता था, और तेजस्वर बार बार कहता था फ़ोन किससे कर रही हो या मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये चीज़ बहुत दिक्कत करने लगी थी। तो इस बीच में हमने प्लान किया कि इसको मार देते हैं और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और मैं उसकी जब न्यूली विडो हो जाऊंगी तो मेरा उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसों पे उसका हक होगा, जिससे मैं अपने बॉयफ्रेंड बैंक मैनेजर के साथ एंजॉय करूंगी। और इस बैंक मैनेजर को जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तो बैंक मैनेजर को पता चल चुका था कि ये पुलिस स्टेशन में जा चुकी है, ये पकड़े गए हैं, और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी पकड़े गए हैं। उन्होंने भी बताया कि हाँ, इसी बैंक मैनेजर ने, जिसका नाम है तिरुमल राव, उसने ही हमें 2 लाख रुपए दिए और कहा कि मैं तुम्हारा लोन जो तुम्हें चाहिए उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, इसको मारना है, इस लैंड सर्वेयर तेजस्वर को। और जैसे तैसे करके उन लोग ने इस क्राइम के लिए हाँ कर दी, और सिर्फ अपना एक बैंक लोन पास कराने के लिए उन्होंने किसी को मारने के लिए हाँ कर दी। आई मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा ये वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है। न्यूली वेड लोग 1 महीना नहीं होता है अपने हस्बैंड को मार डाल रहे हैं। थोड़ी सी रकम के लिए लोग किसी को भी मारने का प्लान कर रहे हैं। मतलब आजकल तो क्राइम चाय पीते पीते प्लान हो जा रहा है कि बैठे हैं नॉर्मल कहीं रेस्टोरेंट पे, चाय पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और डिस्कस किया कि भाई मेरे को इससे दिक्कत है, मेरी लाइफ प्रॉब्लम में है, इसको मार देते हैं, लाइफ आसान हो जाएगी और पकड़े भी नहीं जाएंगे। मतलब कितना बेवकूफ़ों वाला प्लान है, कोई सर पैर का प्लान नहीं, और कोई बचने का या कोई भी ऐसा फूल प्रूफ प्लान नहीं कि पकड़े जाने की उम्मीद ही ना हो, कि पुलिस भी मतलब हैरान हो जाए कि क्या प्लान था। ऐसा कुछ नहीं है सामने। मतलब उन्होंने सोचा था लाश कभी नहीं मिलेगी, 17 तारीख को फेंका और कुछ ही घंटों के बाद लाश मिल गई कैनाल पे। 1 से 2 दिन के अंदर ही लाश मिल गई। तो जो बैंक मैनेजर था उसने प्लान बी भी बना के रखा था। प्लान ए तो ये था कि लाश मिलनी ही नहीं है, उसको गाड़ देंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग होने की वजह से उन्होंने, वो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने, उन्होंने लाश को उठा के कैनाल में फेंक दिया। ओके, लेकिन प्लान बी ये था कि किसी वजह से अगर लाश मिल जाती है तो, और ये जब मिसिंग वाला ये सब सीन चल रहा होता है, ऐश्वर्या अपने ससुराल को छोड़ के ये दिखाए कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे अपनी माँ के घर जाना है, और रास्ते में निकल जाए अपने माँ के घर के लिए। और वहाँ घर जाने के बजाय हम दोनों गाड़ी पकड़ेंगे, चाहे ट्रेन या बस, और निकल जाएंगे लद्दाख। उन्होंने लद्दाख जाने की प्लानिंग कर ली थी कि वहाँ जाके हम लोग कहीं गायब हो जाएंगे, और नाम वाम बदल के, आई थिंक सो नाम बदल लेंगे, आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करेंगे और वहाँ जाके रहेंगे। और इस प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए, गायब होने के लिए, जो ये बैंक मैनेजर था उसने करीबन 20 लाख रुपए भी इंतज़ाम करके रखे थे कि यहाँ से निकल जाएंगे। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोचा था कि किसी को मार के तुम एक नॉर्मल एक ज़िंदगी बिना किसी टेंशन के रहोगे। मतलब कभी तुम नहीं सोचोगे कि तुम्हें हमेशा
अपने शोल्डर से पीछे बार बार देखना पड़ेगा कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई कभी तुम्हारा भांडा तो नहीं फूट गया है, कोई तुम्हें पहचान तो नहीं लिया है, पुलिस तो नहीं आ रही है। कभी तुम किसी पुलिस को ऐसे ही नॉर्मल, लद्दाख में तो सिक्योरिटी हमेशा लगी रहती है, पुलिस वालों को देखोगे तो हमेशा तुम मुंह छुपा के फिरोगे कि कहीं हमें कोई पहचान ना ले, कहीं ये हमें तो नहीं ढूंढ रहे हैं। तो कोई कैसे सोच सकता है कि ये इतना बड़ा क्राइम, स्पेशली किसी का मर्डर करने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो तेजस्वर की माँ की हालत बहुत ख़राब है। वो बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही हैं। पूरी फैमिली ने, जिन्होंने इतने अच्छे से प्लान किया था शादी की अपने बेटे की, एक माँ का सपना होता है, पिता का सपना होता है कि घर में शादी हो, और ये शायद इनके घर में आखिरी शादी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एक बहू लेके आए। अब उनको लगा कि समाज में ये लोग अच्छे दिखते हैं, साथ में उठेंगे बैठेंगे, अपनी एक फैमिली बनाएंगे, हमें आगे चल के पोता पोती नसीब में होगा। ये सब तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनको अपने बेटे की लाश मिली। और किसके थ्रू? खुद की बहू के थ्रू। सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, और ये चीज़ आप बहुत ध्यान से आप इस पे गौर कीजिएगा। किसी भी चीज़ का सल्यूशन क्राइम नहीं है। क्राइम इज़ अ नो नो। प्लीज़ डू नॉट कमिट एनी क्राइम। क्राइम करने का मतलब रास्ता सक्सेस की तरफ नहीं, रास्ता सीधे जेल की तरफ जाता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर दिमाग में ऐसे आलतू फालतू प्लान्स आएँ तो उन्हें आप डिलीट कर दें, दिमाग से भी, लाइफ से भी। और ऐसा कोई बंदा अगर आपके पास आए, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपको दोस्त मानने की एक्टिंग करता हो कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मेरे लिए ये काम कर दो, या मेरे साथ मिल के किसी को ठिकाने लगा दो, प्लीज़ ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक करो और जाके पुलिस वाले को भी बता दो अगर हो सके तो, कि ये ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, अब आप देख लीजिए। आज की जो स्टोरी थी, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, क्योंकि ये जो लड़का है, मैंने इसकी जो फोटोग्राफ्स देखी, ही इज़ अ वेरी सिंपल, वेरी नाइस यंग बॉय, और एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान जो अपने जॉब में खुश है, अपना जॉब अच्छे से कर रहा है। उसका एक सपना है कि मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करेगी, जब मैं घर आऊँगा तो हम साथ खाना खाएंगे, कभी मूवीज़ जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे और खुश रहेंगे। पर उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। उसने शादी के बाद भी उससे सीधे मुंह बात नहीं की। जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जब आए उसको 17 जून को लेने, उनकी गाड़ी में बैठ के जा रहा था, उसने तब भी उसको नहीं रोका, जब उसे पता था कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। सो गाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई होप आपको इस केस स्टडी से कुछ समझ आया हो। कोई भी न्यू अपडेट्स इस केस से रिलेटेड जब आएगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फॉर मोर crime videos and crime related documentaries and stories, please like, share and subscribe my channel. I will come with more stories and more crime related cases. Until then, please take care of yourself and thank you for watching me. Take care. Goodbye.